बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने मुकम्मल वो मुकालमा रखूँगा जो फैज़ान के 76 साला बुज़ुर्ग वालिद ने रोते हुए हाथ जोड़ के जज साहब के साथ किया। उसकी तफसीलात आपको बताऊँगा। ज़रा जल्दी बताता हूँ कि ये टोटल कोई 53 मिनट की समाअत थी। 53-54 मिनट की 52वें मिनट पर जाके और फैज़ान के वालिद ने गुफ्तगू की और उसके साथ ही समाअत ख़त्म कर दी गई। जज साहब के पास भी अल्फाज नहीं थे उनका दुख तकलीफ़ कर्ब देख कर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बताया कि जजेस जो जबरी गुमशुदगियों का केस सुन रहे होते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल होती है, कितने वो खुद तकलीफ़ में होते हैं जब वो जबरी गुमशुदा अफराद की फैमिली के मेम्बर्स की आंखों में देखते हैं जो एक दर्द होता है, वो जो अपनों की मतलब एक बाजियाबी के लिए उम्मीद होती है और दुख होता है, उसको देख के जजेस खुद कितनी तकलीफ़ में होते हैं और जजेस की कितनी मुश्किल सूरत हाल होती है, उससे उन्होंने आगाह किया। और फिर उन्होंने कहा कि सब इदारे अगर कह देते हैं कि उनके पास नहीं है जबरी गुमशुदा पाकिस्तानी शहरी, लेकिन फिर ये भी है कि वो उसकी बाजियाबी के लिए कोई किरदार भी अदा नहीं करते, कोई अपने वसाइल भी इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कहा कि सब में पैटर्न एक है और सब में एक ही पैटर्न से जो है वो जबरी तौर पर गुमशुदा होते हैं शहरी। कोई आम शहरी किसी को अगवा करे या रियासत का कोई इदारा करे, ये जुर्म है। उन्होंने कहा अगर हेट स्पीच का मामला है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। वालिद बेटे और बेटा वालिद के किसी अमल का ज़िम्मेदार नहीं है। ये अज़हर मिशवानी साहब के तनाज़ुर में बात हो रही थी कि अगर अज़हर मिशवानी साहब की किसी बात से आपको लगता है कि गलत है, कानून के मुताबिक अज़हर मिशवानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें कानून के मुताबिक। लेकिन अज़हर मिशवानी साहब के अमल का उनके वालिद, उनके भाइयों को, उनकी फैमिली को सज़ा नहीं दी जा सकती। फिर उन्होंने कहा गुज़िश्ता दौर हुकूमत में भी, जो PTI के दौर हुकूमत था उसमें भी जबरी गुमशुदगियाँ हो रही थी, अब भी हो रही हैं। और उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब से कि मैंने तो आमिर अमान साहब को गुज़िश्ता समाअत पर कहा था, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, कि आपको यहाँ जहाँ जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ बतौर जज, मेरे साथ एक कुर्सी और लगा लेते हैं और आप मेरे साथ आकर बैठ जाएं और यहाँ पर बैठ के मेरी जगह ख़ुद को रख के सोचें कि अगर ये वाला मामला हो जबरी गुमशुदगियों का और फैमिली सामने खड़ी हों दुख और तकलीफ़ में और उनकी आहें और सिसकियाँ जो हैं वो हों, तो बतौर जज मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप आके मेरी जगह बैठ के मेरे साथ बैठ के और बता दें। और उन्होंने कहा कि ये जो वर्दी वाले पुलिस के अफसरान और एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं इनको यहाँ नहीं होना चाहिए, इनको फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी बहुत बड़े दहशतगर्दी के हालात का सामना कर रहा है, तो इनको दहशतगर्दी से निपटना चाहिए, इनको फील्ड में जाके काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने कहा पॉलिसी शिफ्ट होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है तो बिल्कुल कार्रवाइयाँ करें, लेकिन आम शहरियों को गुमशुदा मत करें। और उन्होंने कहा कि ये जो जबरी गुमशुदगियाँ की जाती हैं इस पर जो पैसा खर्च होता है ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत आखिर कर क्या रही है, आपको इन चीज़ों से हासिल क्या हो रहा है, आपको फ़ायदा क्या हो रहा है। फिर बाबर रवान साहब ने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि मिशवानी फैमिली के 4 मर्द जो हैं वो अगवा हुए। अज़हर मिशवानी के वालिद अगवा हुए, अज़हर मिशवानी खुद अगवा हुए, अज़हर मिशवानी के भाई पहले 144 दिन लापता रहे, अब 76 दिन से लापता हैं, और अज़हर मिशवानी जो हैं वो UK में हैं, वो पाकिस्तान से चले गए हुए हैं इन्हीं हालात की वजह से, और उनके दोनों भाई प्रोफेसर हैं। बाबर रवान साहब ने कहा कि रियासत माँ की तरह होती है। क्या दुनिया की कोई माँ कह सकती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ है और मैं आराम से बैठी हूँ, रियासत के पास वसाइल होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर रियासत ने अगवा नहीं किया तो फिर रियासत आराम से क्यों बैठी है, रियासत तो माँ की तरह होती है, वो एक्टिव हो, वो ढूंढे अपने बच्चों को, अपने शहरियों को, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर रही। फिर उन्होंने बताया कि अज़हर मिशवानी साहब को उनके भाई जो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं उनके नंबर से कॉल की गई। बाबर रवान साहब ने कहा कि लोगों को फ़तह करने के 2 तरीके हैं, एक दिल से फ़तह करना और दूसरा बंदूक से फ़तह करना। बंदूक से दुनिया में कभी इंसानों को फ़तह नहीं किया गया। विशी रजीम की बात की उन्होंने को फ्रांस की, मैं नहीं समझ सका वो किस तनाजुर में थी, ज़ाहिर है हमारा एक्सपोजर वो नहीं है। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने विशी रजीम जो है फ्रांस की उसका कोई हवाला दिया जो कि मैं नहीं समझ सका। और उन्होंने मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि अल्लाह वो मनाजिर किसी को ना दिखाए जो लापता अफराद के घर वाले देखते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने किसी वाक़े का जिक्र किया जिसके वो ख़ुद जो है वो उन्होंने उसको करीब से उस मामले को देखा, वो भी नहीं समझ आई कि वो किस वाक़े की बात कर रहे हैं। असल में ये भी मसला होता है कि आवाज़ स्पीकर में नहीं आ रही होती, बहुत कम होती है, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। और फिर मुझे यहाँ पे वो वाक़या दोबारा याद आ गया जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने खुद सुनाया था कि वो जा रहे थे KPK की तरफ, दरिया में एक ट्रक गिरा हुआ था, तो जब मोटरवे नहीं बनी थी तब की बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, मैं भी पहुँचा, तो मैंने कहा यार ये लोग सर्वाइव नहीं किए होंगे, तो क्योंकि जब भी दरिया में खुदा न खास्ता को गिरता है तो वो लोग बह जाते हैं उसमें। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक बंदे ने एक बात की थी, उसने कहा था कि इनके घर में ये जो यानी बह गए हैं पानी में, इनके घर में रोना तो होगा, वजूद नहीं होगा। तो ये बड़ी तकलीफ़ से सूरत हाल होती है कि आपके अपने अब नहीं पता वो ज़िंदा हैं, मर गए हैं, बह गए हैं, मिल जाएंगे, पता नहीं क्या हुआ। तो ये बड़ी एक उनकी जुदाई से ज़्यादा एक तकलीफ़ से सूरत हाल होती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूछा अज़हर मिशवानी की फ़ैमिली का कि ये ओरिजिनली मानसेरा से हैं,
फिर उन्होंने सारी बाबर मान साहब से रिकॉर्ड पूछा, उनको तारीखें बताई गई मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को कि कब कब अज़हर मिशवानी के भाई, वालिद, वो ख़ुद उन और ये सब अगवा हुए, किस तरह से FIRs हुई, किस तरह से मामला अदालतों में गए, अदालतों में क्या हुआ। बाबर मान साहब ने कहा कि दोनों वाक़यात में लोग भी नामालूम थे, वजह भी नामालूम थी और जगह भी नामालूम थी जहाँ ले जाया गया। मियां गुल साहब ने पूछा कि क्या ये जो जबरी गुमशुदा हुए थे उन्होंने वापस आके कोई बयान दिए थे, और फिर उन्होंने केस का हवाला दिया, मद्रास के केस का हवाला दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मगवी जो था, जो अगवा हुआ था शख्स, वो जब अगवाकारों से रिहा होकर आया उसने अगवाकारों के हक़ में बयान दिया था जिसे अदालत ने मुस्तरद किया था, और अदालत ने फिर भी अगवाकारों के ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई थी, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की थी। तो उसके बाद बताया गया कि अज़हर मिशवानी साहब जब बाज़ियाब होकर आए तो उन्होंने 164 का बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें उन्होंने अपने अगवाकारों के बारे में बताया था। फिर बताया गया कि अभी 3 पिटीशंस गई, या पता नहीं पहले 3 पिटीशन गई थी, तो ये अदालत ने पूछा कि 3 पिटीशन क्यों गई थी हब से बेजा की। खैर अदालत को बताया गया कि पैटर्न सेम है, जिस तरह से रियासत गुमशुदा करता है शहरी को करती है रियासत गुमशुदा, वो पैटर्न था। अज़हर मिशवानी को मुसलसल धमकियाँ दी जा रही थी। वो पेशावर हाई कोर्ट वाला मामला बताया गया कि जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे अज़हर मिशवानी की मिसेस ट्रैवल करके गई, तो जिस FI एहलकार की वहाँ पर ड्यूटी थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको शोकॉज किया गया, और उसमें लिखा हुआ है कि फ़लाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उसको अज़हर मिशवानी की फ़ैमिली दरकार थी, मतलूब थी, तो आपने क्यों उनको जाने दिया। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़लाँ इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अज़हर मिशवानी की फ़ैमिली के पीछे है, और उस एजेंसी को अज़हर मिशवानी की फ़ैमिली मतलूब है। उसके बाद मियां गुल साहब ने फिर दोबारा पूछा कि क्या उनकी फ़ैमिली को थ्रेट्स हैं, बताया गया जी बिल्कुल थ्रेट्स हैं। उसके बाद उनके भाइयों की और पूछा गया क्या थ्रेट्स हैं, तो बताया गया कि उनको यही कहा जाता रहा अज़हर मिशवानी को कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, ट्वीट्स डिलीट कर दो, 8 फरवरी के इंतखाबात पे बात ना करो, मैंडेट चोरी पे बात ना करो, इंसानी हकूक़ की पामालियों पे बात ना करो, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात ना करो, ये अदालत को बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि उसके बाद CVs मांगी हैं अज़हर मिशवानी के दोनों भाइयों की, और फिर उसके बाद ये भी अदालत को बताया बाबर मान साहब ने कि अज़हर मिशवानी ने UK में एक इवेंट में जाना था, लेकिन उनको कॉल करके कहा गया कि अगर तुम्हें भाइयों की ज़िंदगी अजीज़ है तो UK के इवेंट में मत जाना, और फिर अज़हर मिशवानी नहीं गए थे। अदालत ने पूछा कि क्या उनके भाइयों का कोई पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो बताया गया कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। CCTV फुटेज का बताया गया कि उसमें गाड़ियों के नंबर वाज़ेह हैं। अगली समात पे CCTV फुटेज अदालत में चलाने का हुक्म जारी हुआ है, और उसमें सारी चीज़ अदालत जायज़ा लेगी। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि कल को हम सब ने अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, इस अदालत में उसकी अदालत में पेश होना है। मेरे लिए तो इस मामले में तौबा की गुंजाइश भी नहीं, अगर मैं ये फ़ाइल इसी तरह बंद कर देता हूँ तो मुझे उस अदालत में कौन बचाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जब जज इस तरह के मामलात में, ये किसी भी मामले में नाइंसाफ़ी करता है तो उसकी तौबा भी उस मामले में नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें तौबा है ही नहीं, उसने इंसाफ करना ही करना है। बाबर मान साहब ने कहा कि गाड़ियों का रूट ट्रैक किया जा सकता था, गाड़ियों के नंबर वाजे थे। मियां गुल साहब ने कहा कि मुझे इस पर पूरा आप एक रिसर्च चाहिए, पूरा एक ब्रीफ चाहिए कि मतलब जब किसी भी शहरी के घर में कोई दाखिल होते हैं नामालूम अफराद, तो घर में चादर दीवारी का जो तकद्दुस मामला होता है, प्राइवेसी को ब्रीच किया जाता है, जो उसके घर में जाकर तोड़ फोड़ की जाती है, ज़बरदस्ती उसको पकड़ा जाता है, घसीटा जाता है, उसकी फैमिली के साथ बदतमीज़ी की जाती है, ले जाया जाता है। इन सारे प्रोसेस में, इस सारे चेन में कौन कौन से जुर्म सरजद होते हैं, कौन सी दफ़ात लगती हैं और उनकी सज़ाएँ कितनी हैं, और उन्होंने कहा इस पर हम एक फ़ैसला देंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रियासत के ख़िलाफ़ भी ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, जबरी गुमशुदगी। फिर उसके बाद बाबर मान साहब ने कहा कि वो जुमेरात को इस्लामी तालीमात के बारे में बताएंगे, जो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं। फैज़ान का केस टेकअप हुआ। रिजवान अवान, अली नवाज़ अवान साहब के भाई हैं, वो इनके वकील हैं। उन्होंने बताया कुछ स्टेटस, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो फैज़ान के वालिद हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और ये इस वक्त तक 52 मिनट समात के गुजर चुके थे, और उन्होंने फिर एक ऐसी जज्बाती गुफ्तगू की हाथ जोड़ के, जिसके बाद समात भी मुलतवी करना पड़ी, और बड़े जज्बाती मनाज़िर थे कमरा अदालत के। ये उस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू की जब CDR का सवाल हो रहा था कि CDR ली है नहीं ली, और साथ ही मियां गुल साहब ने कहा कि जब कोई वापस आता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करके फ़ाइल बंद कर देते हैं। हालांकि ये बदयानती है, लेकिन हम ये इसलिए करते हैं कि मगवी जो था वो बाज़ियाब जो हुआ है उसके लिए मज़ीद मुश्किलात ना हो, वरना होना तो ये चाहिए कि अगवाकारों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे वकील रिजवान अवान खड़े थे, तो उन्होंने क्योंकि ये कहा था कि अभी अटॉर्नी जनरल ने 2 दिन का टाइम मांगा तो हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पे जो वालिद हैं फैज़ान के, उन्होंने वो रोशना पर आगे आए और वो रो पड़े। उन्होंने जज साहब के सामने यूँ हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ के और उन्होंने कहा मेरे बच्चे का जुर्म बता दें। मेरा बेटा जो है वो 2.5 साल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जॉब करता रहा, उसकी सारी क्लियरेंस हुई थी। जब उसको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जॉब मिली थी उससे पहले उसकी सारी क्लियरेंस हुई थी। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसको धमकी दी गई कि इस्तीफ़ा दो, उसने दे दिया, उससे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। वो कहते हैं आज भी मैं मर रहा हूँ,
मेरी बीवी भी मर रही है। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि मुझे हैंग करने का, यानी मुझे फांसी पर लटकाने का हुक्म जारी करें। मुझे इस ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सुबह भी मरता हूँ, शाम को भी मरता हूँ। इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है हम पर। मेरी उम्र 76 बरस है, मेरी बीवी की उम्र 65 साल है। जब से बेटा अगवा हुआ है, मेरी बीवी अपने बेटे की जुदाई में बेड पर पड़ी है, उठने के काबिल भी नहीं है। मैं खुद ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज़ हूँ। ये कहते हुए वो रोते रहे। बड़े जज्बाती मनाजिर थे और सब अफसरदा थे और कई लोगों की आंखों में आंसू थे। मतलब लोगों की बेख्तियार उस बेबस बाप की बेबसी और उसकी वो आहो बका, उसकी सिसकियाँ सुन के आंखों में आंसू थे। और ये तकलीफ़ दे जुमला सुन के कि उसकी माँ उस दिन से बिस्तर पर है और वो उठ नहीं सकी।